नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं शिक्षण विधियाँ, यानी मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो हमारी सीरीज चल रही है शिक्षण विधि की। इससे पहले हमने आपको कुछ वीडियो बताए हैं जिसमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे आपको समाजमिति विधि। ठीक है, समाजमिति विधि से संबंधित जो भी आपके तथ्य हैं एग्जाम के हिसाब से, वो सबके सब तथ्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग से आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो समाजमिति में क्या होता है, समाज से व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इस व्यक्ति के बारे में हम समाज से जानकारी इकट्ठी करेंगे, समाज से। ठीक है, समाज के अंदर से, अब समाज में बहुत सारे मतलब हमारे फैक्टर हो सकते हैं जहां से हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम समाज से जानकारी इकट्ठा करके उसका अध्ययन करते हैं, तभी इसका नाम है समाजमिति। अब चलते हैं इसके फैक्ट पर। देखिए, नाम हो गया समाजमिति, प्रवर्तक ध्यान रखना है जैकब एल मोरेनो। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मोरेनो। ठीक है, जे.एल. मोरेनो भी इसमें आपने देखा होगा, और पूरा नाम लिखेंगे तो जैकब एल मोरेनो, ऐसा इसका नाम है। और कब बनाया है इसको, 1934 में स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गया कि प्रवर्तक कौन है। ठीक है, आगे है कि इस विधि में होता क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति के सामाजिक पक्ष के व्यवहार के निर्धारण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्ति के सामाजिक पक्ष के व्यवहार के निर्धारण की, यानी सामाजिक पक्ष में जो व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, उसमें उसकी दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ विधि हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। इस विधि से समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति कौन है, ठीक है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, इसका निर्धारण मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जैसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में, ठीक है, जैसे आपका समाज है, हमारा समाज है, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि इस हमारे समाज में सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन है, तो हम क्या करते हैं, इसका निर्धारण मतदान प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ठीक है, वोटिंग के माध्यम से हम इसका मतलब चयन करते हैं, क्योंकि मतदान के लिए नामांकन भी किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जॉन किन्स ने इसको नॉमिनेटिंग टेक्निक्स नाम दिया। ये भी फैक्ट हो गया आपका मेन, नॉमिनेटिंग टेक्निक्स नाम दिया इसका। ठीक है, नॉमिनेटिंग टेक्निक्स किस विधि को नाम दिया है, समाजमिति को। किसने दिया है, जॉन किन्स ने। समझ गए, क्योंकि मतदान के लिए इसमें नामांकन भी किया जाता है। अब इसमें मतदान होगा तो इसमें बहुत सारे लोग नामांकन करेंगे, फिर जो सबसे ज़्यादा मतलब वोट लेके आएगा, सबसे ज़्यादा लोग जिसको वोट करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लोग सबसे ज़्यादा इसको चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम समाज से इस तरह से पता लगा सकते हैं। देखिए आगे इसमें लिख रहा है कि कक्षा के अंदर मॉनिटर का जो चयन करते हैं वो भी इसी आधार पे होता है, सरपंच का चयन कर रहे हैं वो भी इस आधार पे हो रहा है, विधायक का चयन है, सांसद इत्यादि का चयन है, ये इसी विधि के माध्यम से किया जाता है। ऐसे आपको समझना है प्रैक्टिकली। मान लो पूछ लिया जाता है कि कक्षा के अंदर जब मॉनिटर का जो चयन किया जाता है वो किस विधि से संबंधित है, या सरपंच विधायक इत्यादि का जो चयन किया जाता है वो किस विधि से संबंधित है, तो ध्यान में रखना होगा समाजमिति विधि से संबंधित है। आगे चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, यहां से देखिए, इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण के लिए समाज से प्रश्न करके एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। इसे हम समाज वक्र कहते हैं। देखो समाज वक्र क्या होता है, ये भी हमारा प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इस विधि के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण के लिए, जैसे मान लो कि मेरे व्यवहार के बारे में आपको बताना है, मेरे व्यवहार का निर्धारण आपको करना है, तो आप क्या करोगे, समाज से प्रश्न करेंगे, यानी समाज में लोगों से प्रश्न करके फिर मेरे व्यवहार का निर्धारण करोगे कि इनका व्यवहार इस तरह का है, ठीक है, कि सर का व्यवहार इस तरह का है, ऐसे आप निर्धारण कर सकोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, उनसे जानकारी इकट्ठी करेंगे, तो फिर उससे एक वृत्त का निर्माण हो जाता है, एक सर्किल का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं समाज वक्र। ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे कह रहे हैं कि विश्व में
प्रथम समाज वक्र का निर्माण गटमैन और टबमैन ने किया है। यह भी बहुत ही मोस्ट लाइन है आपके लिए। क्या विश्व के अंदर प्रथम समाज वक्र का जो निर्माण किया गया है वो गटमैन और टबमैन ने किया है। समझ गए बात को? समाज वक्र क्या होता है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। और सबसे पहला जो विश्व के अंदर समाज वक्र का निर्माण किया है वो गटमैन और टबमैन ने किया है। आगे देखो, बहुत बड़े समुदाय में व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बात बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कि आपका पूरा जिला है, बहुत बड़ा है, आपकी पंचायत बहुत बड़ी है। अब इतने बड़े क्षेत्र में, ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि कौन व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं समाजमिति विधि के माध्यम से। जिस प्रकार आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, हमें यह सेलेक्ट करना है कि मॉनिटर कौन बनेगा। तो मॉनिटर जो होता है बेस्ट होता है, अच्छा होता है, उसी को तो बनाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष में जो अच्छा माना जाता है उसको हम मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं। तो मॉनिटर के लिए भी कई बार हम अलग अलग पद्धति अपनाते हैं, उसमें भी हम वोटिंग की पद्धति अपना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई कि समाजमिति विधि में क्या होता है। इसमें 2-4 लाइन बहुत ही मोस्ट हैं, उनको ध्यान में रखना है। जैसे कि जॉन किन्स ने इस विधि को नॉमिनेटिंग टेक्निक्स नाम दिया, ठीक है। इसके अलावा विश्व में प्रथम समाज वक्र का निर्माण गटमैन टबमैन ने किया है, ठीक है। और इसका प्रवर्तक जैकब एल मोरेनो को माना जाता है। व्यक्ति के सामाजिक पक्ष के व्यवहार के निर्धारण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी विधि है विकासात्मक विधि, ठीक है। विकासात्मक विधि से संबंधित जो तथ्य हैं वो सब हम इसमें जानेंगे। तो अगली विधि है विकासात्मक विधि। देखो, विकासात्मक विधि के उपनाम भी हैं, उनको देख लेते हैं। उपनाम में है आपका उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं और आनुवांशिक विधि भी कहते हैं। ये भी मोस्ट हैं क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। विकासात्मक विधि का दूसरा नाम है उत्पत्ति मूलक, इसके अलावा और नाम है आनुवांशिक विधि, ठीक है। अब चलो प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। प्रवर्तक में आपको ध्यान में रखना है जीन पियाजे व मेंडल, ठीक है। 1923 में निर्माण किया है। जीन पियाजे और मेंडल जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपके मान लो प्रश्न आया कि विकासात्मक विधि के प्रवर्तक हैं, तो जीन पियाजे व मेंडल हैं। मेंडल का नाम आया तब भी आपको करना होगा, और जीन पियाजे का अलग से आता है तो आपको जीन पियाजे करना होगा। दोनों को अलग अलग नहीं देंगे, साथ में एक साथ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह विधि बाल विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखो, ये भी बहुत ही मोस्ट लाइन हो गई आपके लिए। यानी यह विधि बाल विकास के अध्ययन की कैसी विधि मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ विधि। सीधा प्रश्न बन जाता है कि बाल विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा विकासात्मक विधि। अब विकासात्मक विधि में क्या होता है इसको मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना विकासात्मक विधि में होता क्या है। देखिए यहां लिखा है कि इस विधि में बालक के जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नाम से पता लग रहा है कि विकास का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक का? तो लिखा कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के विकास का, ठीक है, एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोनों का है इसमें। एक तो हो गया आपके विकास का, दूसरा हो गया इसके व्यवहार का। दोनों तथ्यों का यहां पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाता है इस विधि के अंदर। और देखिए आगे कह रहे हैं कि इस विधि में बालक की उत्पत्ति से अध्ययन आरंभ हो जाता है, अतः इसे उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये यहां पर स्पष्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बालक की उत्पत्ति से ही अध्ययन आरंभ हो जाता है, इसीलिए इसको कह देते हैं उत्पत्ति मूलक विधि ही, क्योंकि उत्पत्ति से ही अध्ययन करना स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ऐसे करके आपको ये जितनी भी लाइन हम बता रहे हैं ये सारी की सारी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट हैं, ठीक है। जहां जहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको मैंने शामिल किया यहां पर नोट्स के रूप में, ठीक। आगे लिखा है कि इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं, और पहले हम बता ही चुके हैं कि आनुवांशिकी विधि कहते हैं, ठीक है, आनुवांशिकी।
तो जेनेटिक विधि भी इसको कहते हैं। ये तथ्य आपको ध्यान रखना होगा। अब चलो आगे इस विधि के विषय में और स्पष्ट समझते हैं कि और क्या क्या इसमें होता है। देखिए, इस विधि द्वारा किसी व्यक्ति की शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामक तथा सौंदर्यात्मक विशेषताएं क्या रही हैं आदि बातों का पता लगाकर व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बात समझे? मतलब ये हो रहा है कि इसमें व्यक्ति की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंदर, ठीक है, यानी शैशवावस्था में क्या परिवर्तन हुआ, बाल्यावस्था में क्या परिवर्तन हुआ, किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, वो सब देखे जाएंगे। किस किस पक्ष में देखे जाएंगे? शारीरिक विकास के पक्ष में, मानसिक विकास के पक्ष में, संवेगात्मक विकास के पक्ष में और गामक विकास के पक्ष में। गामक से तात्पर्य क्या है? ठीक है, जो गति आधारित है, ठीक है, क्रिया आधारित है, वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा सौंदर्यात्मक विशेषताएं क्या रही हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, इन सभी बातों का पता लगा करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इस विधि में। ऐसे आप समझ लेना। क्लियर? आगे चलिए। अब देखो, आगे कह रहे हैं कि यह कार्य, यानी कि उपर्युक्त कार्य जिसकी हम अभी बात आपको कर चुके हैं, ठीक है, जो अभी बताइए हमने, उसके बारे में कह रहे हैं कि यह कार्य अति दीर्घकालीन है, क्योंकि बालक का निरीक्षण उसकी जन्म अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक किया जाना अनिवार्य है। तो इसका मतलब काफी लंबा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम जन्म अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन हम करेंगे और ये करना अनिवार्य है। जन्म अवस्था से और प्रौढ़ावस्था तक का इसमें अध्ययन किया जाना अनिवार्य माना जाता है, इसीलिए इसको हम अति दीर्घकालीन कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? यह विधि बड़ी महंगी है। क्यों? क्योंकि यह दीर्घकालीन है और दीर्घकालीन होएगी तो निश्चित रूप से इसमें काफी खर्चा हो जाता है। इसके अलावा कष्ट साध्य भी है, यानी कि कष्टदायक भी है। ये विधि आरामदायक नहीं है, इतने लंबे समय तक आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, दस्तावेज इत्यादि को संभाल के रखना, ये सब कष्ट साध्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही अध्ययन अनेक वर्षों तक चलता रहता है। एक ही अध्ययन को हम अनेक सालों तक करते रहते हैं। एक बालक के बारे में जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके शैशवावस्था के सारे पक्षों को देख रहे हैं, बाल्यावस्था के पक्षों को देख रहे हैं, किशोरावस्था के पक्षों को देख रहे हैं, तब जाकर के कहीं हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो बताइए कितना दीर्घ मामला हो गया। इसीलिए तो कष्ट साध्य है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए महंगी विधि भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने गैरेट महोदय के यहां पर कथन को लिखा है। कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनुसंधान का कार्य अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। निश्चित रूप से, क्योंकि भाई इसमें कई वर्षों तक किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 वर्ष कर लिया, 2 वर्ष कर लिया, उसके बाद में बैठ गए, ऐसे नहीं, अनेक वर्षों तक यह कार्य किया जाता है अनुसंधान वाला, इसीलिए तो यह बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, ऐसे। अब यहां तक की जो बातें हैं वो तो स्पष्ट हो गई, क्योंकि सामान्य सी बात थी और महत्वपूर्ण बात इसमें थी जो एग्जाम में पूछने लायक हैं और पहले पूछ ली गई हैं। अब इसमें चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हम बता रहे हैं कि इस विधि में 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है तथ्य। इस विधि के अंदर, ठीक है, 2 प्रकार से अध्ययन होगा। कितने प्रकार से? 2 तरीका से अध्ययन किया जाएगा। अब वो कौन से तरीका है, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुप्रस्थ विधि। इसका दूसरा नाम है समकालीन विधि और नाम है अल्पकालीन विधि। यानी कि अनुप्रस्थ विधि का नाम आपको ध्यान रखना है, समकालीन और अल्पकालीन विधि। ये तो यहां से आपके उपनाम से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। अब आगे समझ रहे हैं कि अनुप्रस्थ विधि क्या होती है। तो लिखा है कि जब एक ही समय में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसे अनुप्रस्थ विधि कहते हैं। बात समझ गए? यानी कि जब एक ही समय में, एक ही टाइम में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एक समय में ही, समझ, अलग अलग नहीं, एक ही समय में किया जाता हो एक ही साथ, तब उसको हम कहेंगे समकालीन या अनुप्रस्थ विधि।
इस विधि में एक निश्चित क्रम अंतर के आधार पर न्यायदर्श का चयन किया जाता है और एक ही समय में उन बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो हमने 4 बच्चों का अध्ययन किया, तो हम पहले जन्म के समय अध्ययन करेंगे, तो समान हो गया कि नहीं? जन्म के समय अध्ययन किया तो सेम स्थिति बनी। उसके बाद में हमने 1 साल बाद किया, उसके बाद हमने 2 साल बाद किया, फिर 4 साल बाद किया, 6 साल बाद, 8 साल, 10 साल, 12, 14, 16, 18 वर्ष तक। इस तरह से हम इसमें अध्ययन करते रहते हैं। तो इसमें एक ही समय में उन बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो एक निश्चित अंतर उसमें रखा जाता है। इस तरह से इनके बच्चों के विकास का अध्ययन एक ही समय में हो जाता है, तब इसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ विधि। तो इस तरह से ये विधि आपको समझ में आ गई होगी कि इस विधि में क्या होता है। अब अगली विधि हम बता रहे हैं, जब दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दूसरी विधि का नाम है अनुदैर्ध्यकार विधि। अनुदैर्ध्यकार विधि, इसको हम कालानुक्रमिक भी कहते हैं और दीर्घकालिक विधि भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब एक ही बालक को न्यायदर्श के रूप में, न्यायदर्श का मतलब होता है सैंपल, ठीक है, न्यायदर्श के रूप में चयनित करके लगातार 18 वर्ष तक क्रमबद्ध रूप से विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अनुदैर्ध्य विधि कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया होगा आपके। इसमें क्या होता है, यानी एक ही बालक को, ठीक है, एक सैंपल के रूप में लेकर के हम 18 वर्ष तक लगातार क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसमें समझ गए, विकास का और उसके व्यवहार का। लेकिन इससे पहले जो हमने बताई थी विधि, अनुप्रस्थ विधि, उसमें अलग मामला था। उसमें हम अलग अलग मतलब बच्चों का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पीरियड के हिसाब से करते हैं, एक निश्चित क्रम अंतर के आधार पर हम करते हैं। जैसे 2 साल बाद में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 10, 12, 14, 16, 18, इस निश्चित अंतराल के बाद में अध्ययन किया जाता है। जबकि इस विधि के अंदर अनुदैर्ध्यकार विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। एक ही बालक को एक सैंपल के रूप में लेकर के लगातार उसी पर 18 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो इस तरह से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर है सबके? अब एक विधि और हम इसमें बताते हैं, क्योंकि छोटी छोटी विधियां हैं, इसलिए मैं इसमें आपको 3 विधियां बताऊंगा। समझ गए इस वीडियो के माध्यम से? तो देखिए, अगली विधि है निर्धारण मापनी विधि। कौन सी है? निर्धारण मापनी विधि। इसको क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल। क्या कहते हैं इसको? रेटिंग स्केल भी इसको हम कहते हैं। निर्धारण किया जाता है इसमें, निर्धारण मापनी विधि। अब देखो, इसमें हम पूरी डिटेल समझेंगे ये विधि क्या है। सबसे पहले जानते हैं इसके प्रवर्तक को। तो प्रवर्तक का नाम याद रखना है, फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन इसका प्रवर्तक है। 1884 अमेरिका में इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो प्रवर्तक में ध्यान रखना है गाल्टन महोदय। कौन? गाल्टन। इसमें कुछ तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है, ठीक है, कि यह व्यक्ति या यह फला फला व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं, ऐसा निर्धारण करते हैं हम। देखो आगे, इस विधि से व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का निर्धारण किया जाता है। किस पक्ष का? सामाजिक पक्ष का निर्धारण किया जाता है इस विधि के माध्यम से। क्लियर है? आगे और स्पष्ट करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का समाज द्वारा कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत निर्धारण करना ही निर्धारण मापनी विधि कहलाता है। यानी इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार का समाज के द्वारा कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत निर्धारण किया जाता है। कुछ निश्चित बिंदु रहते हैं, ठीक है, उनके आधार पे हम क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे उसका। तो इसको हम कहते हैं निर्धारण मापनी विधि या रेटिंग स्केल। उसको रेटिंग देते हैं, समझ रहे हो? उसको रेटिंग करते हैं हम। जैसे मान लो हम कोई आपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो वो आपसे पूछता है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को कितनी रेटिंग देना चाहते हो, 1, 2, 3, 4 या 5। अब ज्यादा रेटिंग होती है, इसका मतलब वो लोगों को पसंद आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे यहां पर रेटिंग दी जाती है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से रेटिंग दी जाती है यहां पर। ऐसे समझो आप इसको। क्लियर है? आगे कह रहे हैं, निर्धारण मापनी का सबसे पहले प्रयोग
1883 में फ्रेंचनर ने अमेरिका में इंडियाना शहर में स्थित न्यू होम कॉलोनी में व्यक्तित्व मापन के लिए किया, किंतु असफल रहे। इसका सफल प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया। देखो यहां पर आपका प्रश्न बन जाता है, निर्धारण मापनी का सबसे पहले प्रयोग 1883 में किया गया। कब? 1883 में। किसने किया? फ्रेंचनर ने किया। कहां पर किया? अमेरिका में इंडियाना शहर में स्थित न्यू होम कॉलोनी में। किससे संबंधित? व्यक्तित्व मापन के लिए किया, किंतु वो असफल रहा। ठीक है, सक्सेस नहीं हो सका। लेकिन जो सफल प्रयोग रहा वो है फ्रांसिस गाल्टन महोदय का, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य और हमने लिखा है, निर्धारण मापनी के मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। समझ रहे हो बात को? निर्धारण मापनी के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं भाई? 6 प्रकार हैं। तो आपको यहां पर 6 प्रकार का ध्यान रखना होगा। नाम ध्यान रख लो आप। जांच सूची विधि, संख्यात्मक मापनी, आलेख मापनी, मानक मापनी, संचय बिंदुओं द्वारा निर्धारण, बाधितकरण निर्धारण। ये 6 प्रकार के हमारे निर्धारण मापनी के प्रकार हैं। निर्धारण मापनी के प्रकार हो गए आपके 6। तो इनका नाम ध्यान रखना है। डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी इच्छा है इनको डिटेल से जानने की, तो आप हमें कमेंट करिए। आप नाम लिखिए कि हमें जांच सूची के बारे में जानना है, संख्यात्मक मापनी के बारे में जानना है, या मानक मापनी के बारे में जानना है। हम आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से इतना पर्याप्त रहेगा। तो आज इस वीडियो में हमने 3 विधियों के बारे में समझा। अच्छे से उनको हमने क्लियर किया है। बिल्कुल एकदम आसान सी भाषा में मैंने यहाँ लिखा है। आप यदि इनके सबके नोट्स भी चाहते हो PDF के रूप में, ठीक है, वीडियो क्लास भी चाहते हैं, इसके अलावा इनसे रिलेटेड आप टेस्ट पेपर देना चाहते हैं और अपनी तैयारी बहुत मजबूती से करना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन कैरियर क्लासेज, स्क्रीन पर जिसका लोगो दिख रहा होगा, अभी डाउनलोड करो फटाफट। ठीक है, और क्लास ज्वाइन करिए। वहां आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर मिल जाएगा, वहां आप टॉपिक बाय टेस्ट भी दे सकोगे। तो सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। तो अभी डाउनलोड करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छे से वीडियो को सुनें, देखें। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं इस शिक्षा मनोविज्ञान के, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है और PDF नोट्स हमने खुद ने बनाए हैं और बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं आपको। ठीक है, आप एक बार वीडियो सुने, उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मेहनत की है और आपके लिए कितने उपयोगी होंगे ये। आप सुनोगे, देखोगे, तभी पता लगेगा इस चीज का। ठीक है, और अच्छे लगते हैं आपको तो निश्चित रूप से लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है आपको, क्योंकि तभी आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे हम आपको जो विधियां बची हुई हैं उनको हम बताएंगे। जैसे कि आपको मनोविश्लेषण विधि बची है, सांख्यिकी विधि है, तुलनात्मक विधि है, और सर्वेक्षण विधि है, और लास्ट उपचारात्मक विधि है। ऐसे करके इसमें 10 विधियां हैं हमारी। तो आगे हम उनको जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका अच्छे से आप अध्ययन करें। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।